चारधाम यात्रा के चौथे दिन यानी कि आज सुबह 8 बजे केदारनाथ के कपाट विधिवत खोल दिए गए हैं। परंपरा के अनुसार सबसे पहले मंदिर के पूर्व द्वार को खोला गया। मुख्य पुजारी के साथ रावल और हकूकतधारियों ने मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी है। कपाट खुलने के मौके पर मंदिर को करीब 51 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। पहले दिन 8 से 10 हजार भक्तों के दर्शन करने का अनुमान यहां पर है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मौके पर धाम में मौजूद हैं। तो वह यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम की पहली पूजा उन्होंने यहाँ पर की है। इस बार यात्रा में नियमों को लेकर ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है। मंदिर समिति ने साफ किया है कि मंदिर परिसर में 50 से 60 मीटर के एरिया में किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की परमिशन यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा फोटोग्राफी के लिए धाम में अलग से तय स्थान बनाए गए हैं। मोबाइल वहीं इस्तेमाल किया जा सकेगा। मुख्य मंदिर परिसर में रील बनाना, फोटोज खींचना और वीडियोस बनाना पूरी तरह से यहाँ पर बैन रखा गया है। केदारनाथ से खबर है, जहां आज सुबह 8 बजे विधि विधान के साथ केदारनाथ के कपाट खोले गए तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर पूजा अर्चना की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की यहाँ पर पूजा की गई। आपको बता दें कि आज पहले दिन 21 क्विंटल फूलों से मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। 181 दिन बाद केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे। आज विधि विधान से बाबा केदार के कपाट भी खुल गए हैं और कल भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुल जाएंगे। सब तीर्थ यात्रियों की, श्रद्धालुओं की, भक्तगणों की यात्रा अच्छी हो, इसके निमित्त सभी प्रबंध अच्छे करने के प्रयास किए गए हैं। ये यात्रा बहुत कठिन यात्रा है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन भी हैं। अभी आप देख रहे होंगे पूरा भगवान की कृपा से चारों तरफ इस परिसर के, भगवान के परिसर के चारों ओर पूरी बर्फ से पूरी पहाड़ पूरे ढके हुए हैं। एक तरह से ग्लेशियर बने हुए हैं। भगवान की कृपा है, भगवान अपने सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं, सबकी यात्रा अच्छी हो। उसके लिए बद्री केदार मंदिर समिति ने इस बार अच्छा काम किया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति का भी दर्शन अच्छे तरीके से हो जाए, कम समय में हो जाए। जो पहले लंबी लाइन यहाँ लगती थी उसको व्यवस्थित किया गया है। उससे श्रद्धालुओं की जो यात्रा का समय बहुत अधिक लगता था, लाइन में काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ता था, उसमें कमी होगी। और सभी लोग स्वच्छ यात्रा को भी प्रोत्साहित करें, प्लास्टिक फ्री यात्रा को प्रोत्साहित करें, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का जरूर पालन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी से ग्रीन यात्रा को प्रमोट करने के लिए, प्लास्टिक मुक्त यात्रा करने के लिए सबका आह्वान किया है। और साथ साथ चूँकि देवभूमि की नैसर्गिक सुंदरता है, अनेक स्थान हमारे चारों धामों के आसपास बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं, उन स्थानों का भी भ्रमण करें। और अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम और इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रियों की संख्या और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड की व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही सभी वाहनों की फिटनेस और रजिस्ट्रेशन जांच के बाद ही उन्हें आगे यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। सभी प्रमुख यात्रा मार्गों पर चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिकारी और कर्मचारी वाहनों की सघन जांच कर रहे हैं। 16 अप्रैल से यात्रियों का आना यहां पर शुरू हो गया है और इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की यहां पर संभावना भी जताई जा रही है। इसी को देखते हुए शासन प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। सभी तीर्थ स्थलों पर पर्यटन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती यहां पर की गई है, ताकि यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके।
तो मसूरी से खबर है जहां चारधाम यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। चेक पोस्ट पर सख्ती यहां पर की गई है। यात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। तो सभी विभागों की तैनाती भी यहां पर की गई है ताकि यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके। तारीख से स्टार्ट हुई है सर, और 16 तारीख से हम प्रातः की शिफ्ट में हैं 4 बजे से 1 बजे तक, और 1 बजे के बाद दूसरी शिफ्ट स्टार्ट होती है। और अभी तक सर 295 वाहन जा चुके हैं। इसमें 2197 यात्री कुठालगढ़ चेक पोस्ट से जा चुके हैं। चारधाम यात्रा के लिए सर ये जो हमारे ग्रीन कार्ड है बलसरिया सर, अपना रजिस्ट्रेशन करा के आए और अपना ट्रिप आईडी लेके आए सर। बिन ट्रिप आईडी के हम आगे नहीं जाने दे रहे हैं हमको, जिनका ट्रिप कार्ड नहीं बना है, ग्रीन कार्ड नहीं बना है। और अब खबर सितारगंज से है जहां सितारगंज में एआई तकनीक से के कथित दुरुपयोग को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। मामला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल की छवि को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरताज अहमद ने कोतवाली सितारगंज में एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नमन सितारगंज नाम के एक यूट्यूब चैनल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक फर्जी और भ्रामक वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में गणेश गोदियाल के नाम से बंगाली समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिखाया गया है, जबकि उन्होंने ऐसे किसी भी बयान से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश है जिसका मकसद न केवल एक वरिष्ठ नेता की छवि को धूमिल करना है बल्कि समाज में जातीय और सामाजिक तनाव पैदा करना है। तो सितारगंज से खबर है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मामला सामने आया है। सितारगंज में एआई के कथित दुरुपयोग पर अब विवाद खड़ा हो गया है। गणेश गोदियाल की छवि से छेड़छाड़ का आरोप यहां पर लगाया गया है। और कांग्रेस की लहर चल रही है उत्तराखंड के अंदर, और बंगाली समाज जितना भी हमारे प्रदेश के अंदर है वो सारा आज कांग्रेस के साथ खड़ा है। और जिससे बीजेपी बौखलाकर अनर्गल बयानबाजी कर रही है। एक फर्जी आईडी से उन्होंने गणेश गोदियाल जी से कुछ जो है टाइप कर दिया किसी ने, उसको लेकर इन्होंने जो है कि भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराने आए थाने में कि उस आईडी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाए और उनकी जांच करी जाए, और जो दोषी हैं उनके ऊपर। नमन सितारगंज करके एक यूट्यूबर है, उसके द्वारा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी द्वारा एक फेक वीडियो चलाई गई है जिससे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, गलत भावनाएं लोगों के बीच में डाली जा रही हैं। जो इस सरकार का एक समझिए पिछले 15 साल से हम यही झूठ झेलते आ रहे हैं। झूठ के बुनियाद पे ये सरकार खड़ी है। अब समय आ गया है कि हम इसकी बुनियादें उखाड़ दें। इसीलिए हम लोग आज सब एकत्रित हुए हैं और हम मांग करेंगे यहाँ के प्रशासन से कि उस यूट्यूबर के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और आगे कोई भी इंसान ऐसी हिमाकत करने की जरूरत ना हो। नमन। और अब खबर लोहाघाट से है जहां लोहाघाट स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव आरंभ का समापन उत्साह और प्रतिभाओं की शानदार प्रस्तुतियों के साथ हुआ है। समापन समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल, गेस्ट ऑफ ऑनर जिलाधिकारी मनीष कुमार और कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता ने की। मुख्य अतिथि ने छात्रों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए महाविद्यालय के विकास में हर संभव सहयोग का यहां पर भरोसा दिया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षण संस्थान ही छात्रों के उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। उन्होंने कहा कि चंपावत जिले का यह सबसे बड़ा महाविद्यालय प्रतिभाओं का केंद्र बनकर उभर रहा है और जिला प्रशासन छात्रों के हित में निरंतर कार्य करता रहेगा। लोहाघाट महाविद्यालय में आरंभ का भव्य समापन हुआ है। तो प्रतिभाओं ने जमकर यहां पर प्रस्तुति दी है जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। और अब खबर मसूरी से है जहां मसूरी का सबसे पुराना ऐतिहासिक लंडोर बाजार पिछले कई दशकों से विकास की
बाट जो रहा है। खराब सड़कों के चलते यहाँ का व्यापार प्रभावित हो रहा है और कई व्यापारी पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से सड़क मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई है। मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण कई लोग चोटिल हो चुके हैं। जोशीमठ में हुए भू धसाव के बाद मसूरी में भी इंजीनियरों द्वारा सर्वे किया गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक फाइलों में ही दबी हुई है। क्षेत्र में भू धसाव की आशंका के चलते आसपास के मकानों में दरारें आनी शुरू हो गई है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। इस संबंध में कई बार नगरपालिका अधिकारियों से वार्ता की जा चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकलने पर अब क्षेत्रवासी आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो मसूरी के लंडौर बाजार में सड़कों का हाल बदहाल है। मरम्मत की यहाँ पर मांग तेज हो गई है, तो वहीं व्यापारी जो है वो पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। मेरे द्वारा आज अधिशासी अधिकारी महोदय को और उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन देने से पहले कल मैंने उप जिलाधिकारी महोदय को इस संबंध में कॉल भी किया था कि सर लंडौर की जो हालत है वो बहुत खराब है। वहां पर भू धसाव के कारण सड़क की हालत जर्जर हो रखी है और इतना ही नहीं, भू धसाव के कारण जो पानी जा रहा है उसकी वजह से जो आसपास की जो बिल्डिंग्स है, जो भवन है, चाहे वो स्थानीय है चाहे वो व्यापारिक है, उनको भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और मुझे लगता है कि उसकी हालत इस हद तक खराब है कि भविष्य में कोई बड़ा खतरा बन सकती है। मेरे द्वारा बाराकोट क्षेत्र के गल्ला गांव में 4 दशक बाद आयोजित श्री रामलीला मंचन का भव्य समापन पूरे इलाके के लिए ऐतिहासिक पल बन गया। 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद रामलीला का मंचन शुरू होने पर आसपास के 18 गांव के लोग भारी उत्साह और आस्था के साथ इसमें शामिल हुए। पूरे क्षेत्र में श्री राम के जय घोष गूंजते रहे और वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। समापन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मंचन के प्रत्येक दृश्य ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया और कलाकारों के जीवंत अभिनय ने रामायण के प्रसंगों को साकार कर दिया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित सांस्कृतिक संध्या ने माहौल को और भी खास बना दिया है। तो एक नन्ही कलाकार की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल जीत लिया, जिससे देर रात तक लोग कार्यक्रम से जुड़े रहे और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज उठा। विशेष आकर्षण के रूप में नवीन जोशी, जिन्होंने पहली बार मंच पर रावण की भूमिका निभाई, अपने दमदार अभिनय से सभी के आकर्षण का केंद्र में बन गए। कार्यक्रम का संचालन शेखर तिवारी ने यहाँ पर किया। मसूरी से खबर है, जहां मसूरी में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। ज्ञापन में कैमल बैक रोड को धरना स्थल बनाए जाने का विरोध करते हुए झूला घर शहीद स्थल पर ही धरने की अनुमति देने की यहां पर मांग की गई। इसके साथ ही शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, लंबे समय से लंबित पटरी, व्यापारियों की समस्या के समाधान और अन्य जन समस्याओं के जल्द निस्तारण की मांग उठाई गई। अमित गुप्ता ने कहा कि पूर्व में भी ज्ञापन दिए गए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले समस्याओं का समाधान यहां पर जरूरी है, ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। हमको 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मांग पत्र दिया गया है, जिसमें एक तो जो एक तुगलकी फरमान, एक आदेश जारी किया गया है कि धरना स्थल हवागर कैमल बैक पे बनाया जाएगा। वो हम एक हमारा हेरिटेज हवागर है, जहाँ पे काफी संख्या में पर्यटक आते हैं और जो उस हवागर का आनंद लेते हैं। पर्यटक शहीद स्थल से हमारी आस्थाएं जुड़ी है। वो शहीद स्थल जिसकी वजह से आज हमें उत्तराखंड राज्य मिला, वहां पर हमारी अगर स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को छीना जाता है, हमारा धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम को छीना जाता है, तो ये हमारे साथ न्यायोचित नहीं होगा। हम चाहते हैं कि पूर्व की भांति, क्योंकि वहां पर ना तो किसी तरह का पर्यटकों का अवरोध होता है, ना कोई सड़क पर जाम लगता है, और जो भी अपनी बात कहनी हो हमारे लिए शहीद स्थल उसके लिए उपयुक्त स्थान है। वही हमारा दूसरी ओर दूसरी जो हमारी मुख्य मांग है वो ये है कि जो मसूरी का जो 6 साल से लगातार कहा जा रहा है कि डिनोटिफाइड और अननोटिफाइड का सर्वे चल रहा है, उसमें करोड़ों रुपए पुलिस बल है उसकी बहुत कमी है, और ट्रैफिक पुलिस है वो जगह जगह चौराहे पर होनी चाहिए और ट्रैफिक पर कंट्रोल हो। तीसरी बात यह है कि जो यहाँ पर जो स्कूटी, कारें, जो टैक्सी जो भी है,
इनको नियंत्रित करे सरकार, यहाँ पे नगर पालिका नियंत्रित करे, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था करे। लेकिन ये ऐसा ना हो कि स्कूल आने जाने वाले बच्चों के लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं, तो इस तरह की भाईबंदी ना निभाएं, बल्कि जनता की सुविधा का ख्याल रखें। और जो यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे जो हॉस्पिटल हमारे, ये भी पर्यटक स्थल है, वो उठा के यहाँ। लोहाघाट से खबर है, जहां लोहाघाट स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव आरंभ के दूसरे दिन छात्र छात्राओं की रंगारंग प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम में देहरादून से खबर है, जहां देहरादून में गैस की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम समित बंसल के निर्देश पर क्यूआरटी टीम ने देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी की। काली बस्ती सहस्त्रधारा रोड पर और निरंजनपुर में चलाए गए अभियान में पहले चरण में 7 सिलेंडर जब्त किए गए, जिससे अवैध भंडारण का खुलासा हुआ। इसके बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई में 32 गैस सिलेंडर और 4 फिलिंग उपकरण बरामद किए गए। हैरानी की बात यह रही कि एक बंद पेट्रोल पंप के कमरे में अवैध गैस रिफिलिंग का काम यहां पर चल रहा था। प्रशासन ने मौके से 327 सिलेंडरों से लदा एक वाहन भी जब्त कर लिया है। यह पूरा ऑपरेशन देर रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक चला है। जांच में सामने आया कि गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग कर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी थी। प्रशासन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाशी जारी है। निर्देशानुसार ड्रग फ्री देवभूमि मिशन के तहत लगातार जनपद उधम सिंह नगर द्वारा कार्रवाई की जा रही है नशा तस्करी के खिलाफ। इसी के क्रम में ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत कल दिनांक 18 अप्रैल को रुद्रपुर क्षेत्रांतर्गत हमारी कोतवाली रुद्रपुर की टीम तथा एसओजी की टीम सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान बागवाला फ्लाईओवर के पास में कैंटर को रोका गया और क्षेत्राधिकारी राजपत्रित अधिकारी के प्रेजेंस में सघन चेकिंग की गई। तो उसमें से लगभग 18 अदद प्लास्टिक कट्टों में भरा अवैध गांजा तथा 3 स्कूली बैगों में अलग अलग पैकेट्स में रखा हुआ गांजा बरामद हुआ, जो लगभग 560 किलोग्राम है, जो अब तक की जनपद उधम सिंह नगर की सबसे बड़ी बरामदगी गांजे की हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ 80 लाख इतनी कीमत आती हुई है। इसके अलावा एक कैंटर वाहन सीज हुआ है और 5 मोबाइल फोन्स सीज हुआ है। इसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें संजय गुप्ता जो आरोपी है ये रुद्रपुर का रहने वाला है और ये पूर्व में भी 2 मुकदमे इनके ऊपर है, जिसमें वो जेल में जा चुका है और इनकी 3 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा सीज करने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 2 जो अपराधी है जिसमें